हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार साथियों। देखिए, आज आप लोगों का 22 जनवरी है, ठीक है ना। और 22 जनवरी को हम लोग मेंस आम्फा राइटिंग के अंतर्गत क्वेश्चन देखेंगे, लेकिन 2025 के। अभी इसके बाद आपको वीडियो मिलेगा 11 बजे के समथिंग। लेकिन अभी जो हम डिस्कस कर रहे हैं ये 2024 जो हमारा पेड ग्रुप है, ठीक है ना, उसके क्वेश्चन आंसर को हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। देखिए, अगर आप हमारा पेड बैच लेना चाहते हैं, मात्र 259 रुपये में है। 259 रुपये में बैच है, 259 रुपये में बैच है, ठीक है ना। क्लियर हो गया। 75 दिन आपको 8 से 10 क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे। कैसे आपको डेली विधिवत तरीके से कैसे बताया जाएगा, डायग्राम बनाना है, कैसे फ्लो चार्ट बनाना है, इनके बारे में बताया जाएगा। जो बेसिक शुरुआत करना चाहते हैं वो भी बैच को ले सकते हैं, पूरा हर चीज़ के लिए, ठीक है ना। और डेली आपको कौन से की फैक्ट पकड़ने हैं वहाँ पर भाई रट तो सकते नहीं ना आप, ठीक है ना। 3-3 घंटे में आपको लगभग 3500 शब्दों को लिखना होगा, 3250 शब्दों को इसके पहले वाले वीडियो में आपको बता ही चुका हूँ। और तुरंत 1.5 घंटे बाद तो आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। तो कोई भी क्वेश्चन को पढ़ने से पहले आपको की फैक्ट जानना ज़रूरी है। की फैक्ट को जानने के बाद हम डेली प्रैक्टिस करेंगे। उसके बाद आपको इंट्रो लिख देना है, इंट्रो के बाद बॉडी, और बॉडी के बाद बॉडी में जैसे कि आपके डायग्राम वगैरह, उसके बाद वे फॉरवर्ड। तो पहला क्वेश्चन है, भारत में सौर ऊर्जा की अपार संभावना है, हालांकि कुछ चुनौतियां भी हैं, विस्तार वर्णन करें। देखिए, जीएस पेपर फर्स्ट का क्वेश्चन है, ठीक है ना। उसके बाद आपने ध्यान दिया होगा ये जियोग्राफी का है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं इंट्रो में, भारत ही नहीं विश्व में सभी बढ़ते प्रदूषण या अन्य कारणों से सौर ऊर्जा की मांग में क्या हो रहा है, बढ़ रही है। भारत में सौर ऊर्जा की अपार संभावना, इसके कई कारण हैं। पहली बात तो कारण कौन कौन से हैं, स्थिति कौन सी है। जैसे भारत उष्ण और शीतोष्ण कटिबंध के मध्य स्थित है। देखो यहाँ पर आपके कर्क रेखा 23.5 अंश नॉर्थ है कि नहीं है, इसके ऊपर आ गया ना समझ में। इस कारण भारत को पर्याप्त सूर्यतप मिल जाता है जो सौर ऊर्जा के लिए उपयोगी है। दूसरे नंबर में लिख सकते हैं राजस्थान अथवा कच्छ का एरिया। जैसे भारत है तो यहाँ पर ये कच्छ का एरिया, तथा राजस्थान वाला मरुस्थल वाला हो गया है ना। राजस्थान तथा कच्छ का क्षेत्र उच्च सूर्यतप प्राप्त का होता है और उच्च सूर्यतप के लिए आदर्श है। केरल तथा अन्य दक्षिणा जो 0 डिग्री या 0 लाइन के पास में अधिक सूर्यतप ग्रहण कर सकते हैं और सौर ऊर्जा के प्रमुख उपयुक्त हैं, सौर ऊर्जा के लिए उपयुक्त हैं। इसमें परंतु कुछ चुनौतियां हैं। अब यहाँ पर हमारे जो दूसरे स्टेप में हमें पकड़ना क्या था, चुनौतियाँ, ठीक है ना। तो यहाँ पर कुछ चुनौतियाँ हैं, जैसे भ्रष्टाचार लिख सकते हैं आप, वित्तीय समस्या, भाई महंगा है, रुपए नहीं है, विदेशी आधारभूत संरचना पर विदेश निर्मित। अब लिथियम आयन बैटरी हम भारत में है ही नहीं है, विदेश पर निर्भर है। पैनल का प्लांट करें वो विदेश में है। जगह की समस्या, पैनल लग गया तो यहाँ पर ये जो जगह हो जाएगी ना, इसमें हम नीचे धूप नहीं जाएगी। ऊर्जा संरक्षण समस्या, मान आपने लगवा भी लिया किसी तरीके, तो ऊर्जा कहाँ कलेक्ट करोगे, वो बहुत महंगा खर्च आता है ना। तो आदि ऐसे लिख देंगे थोड़ा थोड़ा। उसके बाद हालांकि भारत सरकार ने सौर ऊर्जा क्षेत्र के लिए दिशा में अनेक लाभकारी कदम उठाए हैं, जैसे रूफटॉप सौर ऊर्जा क्षेत्र सब्सिडी, कुसुम, पीएम कुसुम योजना आदि। इस प्रकार से कह सकते हैं कि नवीकरण ऊर्जा अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में सफल है। और ये भी लिख सकते हैं 2070 तक, जैसे हमने टारगेट रखा 2047 तक रखा जीरो कार्बन का, तो ये है ना सतत विकास लक्ष्यों को पूरा करने के लिए। तो ये जब होता है, जब क्वेश्चन स्पीड से न मतलब आराम आराम से लिखो आप। उसके बाद जीएस पेपर फर्स्ट का है, यहाँ पर जियोग्राफी का, क्या क्षेत्रीय संसाधन आधारित विनिर्माण की रणनीति भारत में रोजगार उत्पन्न करने में सहायक हो सकती है, चर्चा करना है। भारत दक्षिण एशिया का ऐसा देश है जहाँ विश्व की मानसूनी जलवायु होने के साथ साथ दूसरे नंबर की जनसंख्या निवास करती है। देखिए क्वेश्चन क्या है, क्षेत्रीय संसाधन आधारित विनिर्माण रणनीति भारत में रोजगार उत्पन्न करने के साथ साथ सहायक हो सकती है, ऐसे आपको लिखना। तो थोड़ा इंट्रो हो गया। अब चूंकि क्षेत्रीय रोजगार संसाधन भारत में क्या है, बढ़ावा देने की क्षमता रखती है, ऐसे लिख सकते हैं आप। मैं थोड़ा जल्दी में हूँ तो मैं आपको थोड़ा मैं इस वजह से बता दे रहा हूँ कि कैसे कैसे करना है। अब भारत में विनिर्माण उद्योग कौन कौन से रोजगार सृजन की भूमिका, जैसे आपने ध्यान दिया होगा, कपड़ा उद्योग, ऑटोमोबाइल क्षेत्र हो गया, चमड़ा, चाय, जूट, फार, ये उद्योग तो बिल्कुल रटे होने की फैक्ट होते हैं ये, ठीक है ना। मतलब कोई भी उद्योग क्या कहे तो पूरे उद्योग बता डालो एक साथ, और थोड़ा सा डायग्राम बना के ऐसे बना दो। अब देखो यहाँ पर जैसे कपड़ा उद्योग में गुजरात का क्षेत्र लाखों रोजगार, ऑटोमोबाइल में तमिलनाडु, चमड़ा में आगरा, कानपुर, चाय में असम, पश्चिम, डेयरी उद्योग में गुजरात या अन्य राज्यों। इस प्रकार कह सकते हैं कि स्थानीय संसाधनों के उपयोग, बुनियादी ढांचे पर निवेश, एमएसएमई को बढ़ावा देकर रोजगार सृजित कर सकते हैं। क्वेश्चन आप लिखना तो स्टार्ट करिए। एक समझ लीजिए मेरे साथ में कितने भी लड़के हैं, डेली अब 10-10 लिखने लगे क्वेश्चन,
डेली जैसे मैं भेजता हूँ 8 से 10 क्वेश्चन, तुरंत वो 12 बजे तक हमें लिख करके भेज देते हैं। ठीक है ना। आप ये समझिए कि पहले 2-2 क्वेश्चन नहीं लिख पाते थे। मैंने कहा भाई शुरुआत करो, आप खुद सोचिए कि आपको 100 की स्पीड से जाना है, तो स्पीड तो एक कैसे मेंटेन करेंगे ना, 10 से 100 थोड़ा लिखने लगे। अब देख लो उनको ज़्यादा समय भी नहीं लगता, बताते हैं सर 2 घंटे में हम 10 क्वेश्चन लिख लेते हैं। पहले उनको लगता था 4 घंटे, धीरे धीरे कम होने लगा। अब धीरे धीरे स्पीड और मेंटेन करेंगे, है कि नहीं। तो प्रयास करिए, आपको मेंस के बगैर आपको कोई रैंक नहीं हासिल होगी, टेंशन न लो आप, मेहनत करते रहो। प्री की तैयारी तो चल कर ही रहे हो अभी तक। जीएस पेपर सेकंड का क्वेश्चन है शासन व्यवस्था। विभिन्न स्तरों पर सरकारी तंत्र की प्रभावशीलता तथा शासकीय तंत्र में लोगों की भागीदारी के बीच परस्पर निर्भरता की अवधारणा का परिचय दीजिए। ठीक है ना। विभिन्न स्तरों पर सरकारी तंत्र की प्रभावशीलता तथा शासकीय तंत्र में लोगों की भागीदारी के बीच परस्पर निर्भरता का क्या करना है, परिचय दीजिए। अब यहाँ पर जो भारत में सरकारी तंत्र है, जन सहभागिता के मध्य गहरा संबंध होता है, ऐसे लिख सकते हैं। देखो इंट्रो में लिखना है, क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझा करो। जैसे विभिन्न स्तरों पर सरकारी तंत्र की प्रभावशीलता तथा शासकीय तंत्र में लोगों की भागीदारी, तो मैंने आंसर लिख दिया, भारत में सरकारी तंत्र तथा जन सहभागिता के बीच गहरा संबंध होता है और वो एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। अब ये निर्भर क्यों होते हैं, ऐसे हमने बना दिया। अब देखो इसका समस्त उदाहरण कहाँ मिलता है, जैसे केंद्र राज्य व स्थानीय शासन में मिलता है। इसके अलावा अन्य भागीदारी में, जैसे मान लो कोई आपदा आ गई, ऐसे बना सकते हो, आपदा में स्थानीय लोग सीधा मदद कर देते हैं। मान लो इस क्षेत्र में एनडीआरएफ या अन्य टीम तो बाद में पहुंचती है फायर ब्रिगेड की, है कि नहीं, लेकिन यहाँ पर सीधा स्थानीय लोगों की मदद हो गई। कोविड-19 या अन्य स्वास्थ्य क्षेत्र में जन सहयोग, सामाजिक सुरक्षा में। इसके अलावा कोई जागरूकता फैलानी है, सीधा आ जाएगा। स्थानीय शासन व्यवस्था में स्वयं सहायता समूह, सेल्फ हेल्प ग्रुप लिख सकते हैं, एनजीओ लिख सकते हैं हम लोग, है कि नहीं, नागरिक सहभागिता ऐसे लिख सकते हैं, आदि है। और इसके लाभ देख लीजिए, जैसे आपने देखा होगा 73वें 74वें संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज व्यवस्थाओं को शुरुआत किया गया। इन संशोधनों ने भारत में विकेंद्रीकरण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया। आरटीआई नहीं होता, राइट टू इन्फॉर्मेशन, है ना, सब लोग जानते होंगे आरटीआई। अब यहाँ पर आरटीआई अधिनियम के तहत विश्वसनीयता तथा भ्रष्टाचार पर रोक हो गई। ठीक, हाँ। उसके बाद आपने देखा, इस प्रकार लिख सकते हैं कि विकेंद्रीकरण में पारदर्शिता, जवाबदेही, नागरिक जुड़ाव और जन सहयोग से आकर सरकार क्या कर सकती है, मजबूत बना सकती है। बस उसके बाद देख सकते हैं हम लोग जीएस पेपर सेकेंड का क्वेश्चन है शासन व्यवस्था। देखिए क्वेश्चन में आप पकड़ना सीख जाओ की फैक्ट, वहाँ रट के तो काम बनता नहीं है। जिस दिन आप पकड़ना सीख गए उस दिन आपका बवाल हो जाएगा। कोई क्वेश्चन बिना टेंशन के आप लिखना स्टार्ट कर देंगे, और ये तब होगा जब आप मेहनत करेंगे। भारतीय शासकीय तंत्र ने 1991 में शुरू एलपीजी की मांगों को पर्याप्त प्रतिक्रिया दी। इस महत्वपूर्ण परिवर्तन के प्रति प्रतिक्रियाशील होने के लिए सरकारों द्वारा उपायों की क्या करिए, चर्चा करिए। 1991 के बारे में पूछा गया, 2 स्टेप में इस क्वेश्चन को हैंडल करना होगा। 1991 ने भारत में देश में स्थिर अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने के लिए उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण नामक नीतियों को लागू किया। ऐसे आप लिख देना। हालांकि इन नीतियों का उद्देश्य अर्थव्यवस्था को उदार बनाना, निजी क्षेत्रों को भागीदारी करना तथा वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ एकीकृत करना है। थोड़ा सा हमने इसमें देखो कितना बढ़िया से इसमें इंट्रो लिख दिया। अब उदारीकरण थोड़ा लिख दीजिए। उदारीकरण सरकार को कर संरचनाओं को सरल बनाने में, लाइसेंसिंग व्यवस्था को सरल बनाने में। निजीकरण को बढ़ावा देने में। बढ़ते व्यापार, विदेशी निवेश के माध्यम भारत में वैश्वीकरण को क्या होगा, लाभ होगा। हालांकि कुछ उपाय किए, जैसे इसके लिए सरकार कौन से उपाय, जैसे अटल इनोवेशन मिशन, नियामक ढांचे में सुधार हो गया, है कि नहीं, व्यापार पंजीकरण, सिंगल विंडो कॉन्सेप्ट लेकर के आई। परिवहन, जैसे भारतमाला, सागरमाला, डिजिटल इंडिया, और आपने देखा स्किल इंडिया, ये कई सारे प्रोजेक्ट लेके आई थी। इस प्रकार हम कह सकते हैं भारत सरकार ने उदारीकरण के लिए काफ़ी सुधार किया। बस बहुत कुछ वहाँ पे इतना तुमको समय नहीं मिलेगा कि बिल्कुल सोच के अभी सोच रहे हो ऐसा हो गया। वहाँ पे बिल्कुल अगर पेन उठ गया तो बंद नहीं होना 3 घंटे। नहीं तो मेरे पिछले वीडियो देख लीजिए जा कर के, मैं पूरा डिटेल बता चुका हूँ कैसे वहाँ पे समय मिलता है। हालत ख़राब हो जाती है लिखते हुए। ये टेंशन छूटे ना लिखते रहो आप, ये समझो। जीएस पेपर थर्ड का है इकोनॉमी का। भारत में आतंकवाद के वित्त पोषण और इन क्षेत्रों की कटौती के लिए प्रयासों को बताइए। देखिए भारत में जो आतंकवाद है राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए एक गंभीर खतरा है। चूँकि आतंकियों के लिए आपने देखा होगा जो धन होता है घरेलू क्षेत्रों से
या विदेशी क्षेत्रों से जिनका उपयोग आतंकी संगठनों को चलाने के लिए किया जाता है। आ गया ना। अब आतंक के वित्त पोषण कौन, जैसे चोरी से हो गया, हवाला मार्केट हो गया, ड्रग्स सब्सिडी, अपहरण विदेशों से मिल जाता है, साइबर अपराध से सब ये रुपये मिलता रहता है कि नहीं मिलता रहता है, आदि हैं। हालांकि भारत सरकार ने आतंकी फंडिंग रोकने के लिए निम्न प्रयास किए, जैसे कानूनी ढांचा मजबूत करके, जैसे गैर कानूनी गतिविधियाँ 1867 हो गया, धन शोधन निवारण अधिनियम 2002 हो गया, विदेशी अंशदान अधिनियम 2010 हो गया, व्यापक निगरानी करके जैसे ईडी हो गया, NIA हो गया, नेशनल इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर एक वो हो गया। उसके बाद देखो खुफिया जानकारी होगा, अंतर्राष्ट्रीय वैश्विक सम्मेलन में भाग लेकर के बस उसमें थोड़ा सा लिख देंगे हम लोग इंट्रो, वे फॉरवर्ड, बस काम हो जाएगा। बहुत कुछ कठिन नहीं होता, क्वेश्चन की डिमांड समझो, बस तुरंत लिखना स्टार्ट कर दो। थोड़ा जल्दी में समझा रहा हूँ, मुझे लेट हो रहा है, मैंने सोचा वीडियो डाल दूँ, नहीं तो फिर आप लोग ये कहेंगे कि लेट हो जाता है। चलिए, यहाँ पर GS पेपर 3 है और यहाँ पर इकोनॉमी है। बुनियादी ढांचागत परियोजनाओं में PPP पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की भागीदारी की आवश्यकता क्यों है? रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास में PP मॉडल की भूमिका का वर्णन करिए। देखो क्वेश्चन बहुत अच्छा है और हम लोग हमेशा सुनते आ रहे हैं। सार्वजनिक निजी भागीदारी सार्वजनिक सेवाओं और बुनियादी ढांचों के मामले में सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रों के मध्य क्या समझौता है? क्योंकि बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में PPP मॉडल की आवश्यकता क्यों है? क्योंकि देखो प्रत्यक्ष निवेश, विदेशी निवेश आकर्षित होता है, संसाधनों का उचित आवंटन हो जाता है, नवाचार को प्रोत्साहन होता है, रोजगार सृजन होता है, जोखिम लेने की क्षमता होती है, समय पर कार्य हो जाता है, आदि PPP मॉडल के हम लोग क्या कर दिया, फायदे लिख दिया। जैसे भारत सरकार ने रेलवे स्टेशनों को पुनर्जीवित करने के लिए PP मॉडल को बढ़ावा दिया। पहले रेलवे स्टेशन कितना गंदे रहते, अब देखो तुरंत साफ। अब देखो इसका कारण क्या है, जैसे रेलवे की विकास लागत को प्रभावी बनाना, परिचालन को सही करना, राजस्व स्रोत, बेहतर सेवाएं जैसे वाईफाई, विश्राम है कि नहीं, स्वच्छ पानी आदि सुविधाएं, प्रतिस्पर्धा में क्या रहती है, वृद्धि रहती है। आदि प्रकार से हम कह सकते हैं कि बुनियादी ढांचा पूंजी की अनुपलब्धता, समय के साथ चुनौतियों को दूर करने के लिए PP मॉडल प्रमुख भूमिका निभा सकता है। उसके बाद हम लोग देखेंगे GS पेपर 3 का क्वेश्चन है इकोनॉमी का। मैं देखो GS पेपर 1, 2, 3, 4 सभी कराता हूँ, ध्यान रखिए। यहाँ पर इकोनॉमी का है, क्या बाजार अर्थव्यवस्था के अंतर्गत समावेशी विकास संभव है? ऐसे क्वेश्चन केवल पूछा जाएगा। इसको आर्थिक विकास के लिए वित्तीय समावेशन के महत्व को समझाइए। तो पहले तो आपको समावेशी विकास के बारे में थोड़ा सा याद होना चाहिए, और ये सब वही आ जाएगा आपको लिख। समावेशी विकास वह आर्थिक विकास होता है जिसमें समाज, पूरे समाज में क्या हो जाता है, समाज का भला होता है और सभी के लिए समान अवसर पैदा हो जाते हैं। ये लिख लिया हम लोगों ने। क्योंकि समावेशी विकास में क्या क्या हो सकता है, देखो पर्यावरण संरक्षण, रोजगार सृजन, कृषि विकास, आय का समान वितरण, ये आ गया। आदि के अलावा औद्योगिक विकास तथा निर्भरता में कमी आती है। हालांकि बाजार अर्थव्यवस्था में समावेशी विकास कठिन है। इसका एक प्रमुख कारण ये है कि जैसे सरकार की सीमित आय, यह प्रभाव हो जाता है। आय असमानता, असंतुलित स्थिति आदि समस्याएं। जैसे सरकार का सीमित प्रभाव रहता है ना बाजार में, निजी क्षेत्र का भी रहता है, प्राइवेट है कि नहीं। आय असमानता होगा, असंतुलित स्थिति हो गई। हालांकि वित्तीय समावेशन के लिए निम्न भूमिका कर सकती है, जैसे संसाधनों की देयता को बढ़ाकर, आर्थिक जैसे मुद्रा योजना, MSME स्टार्टअप हो गया, हस्तांतरण जैसे पेंशन हो गया, जन सम्मान निधि योजना, विधवा पेंशन लिख सकते हैं कि नहीं, ये सब लिख सकते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं भारत में जन जागरूकता, सरकारी तथा अर्ध सरकारी योजनाओं को क्रियान्वयन, भ्रष्टाचार कम करके वित्तीय समावेशन कर सकते हैं। बहुत कुछ कठिन नहीं है, बस आपको लगे रहना है मेरे भाई, है ना। तो अगर हमारी ये PDF अच्छी लग रही हो तो आप अगर जुड़ना चाहते हो तो आप 259 रुपये पेड करके, टेलीग्राम में मैं सब कुछ आपको भेज दिया है। ओके, आज के लिए इतने रखते हैं, थैंक यू।